हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा 1275 पदों हेतु एडिटोरिया के सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक सूचना देनी है। सूचना यह है कि ये जो एडिटोरिया वॉल्यूम 1 में कुल 15 सेट दिए गए हैं, इन 15 सेट को कवर करने के बाद हम वॉल्यूम 2 को, एडिटोरिया के वॉल्यूम 2 को भी कवर करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग प्लेटफॉर्म के सेट है, प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का सेट है, जिसमें कुल 29 सेट दिए गए हैं। उस 29 सेट्स को भी इसी प्लेटफॉर्म पर, सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपको कवर कराएंगे। तो साथियों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे। अगर जो भी वीडियो इस पर अपलोड की जाएगी वह आप तक पहले पहुँचेंगी। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा गया है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? साथियों, उस समय PN भगवती जो थे मुख्य न्यायमूर्ति हुआ करते थे। और अगर बात किया जाए PIL की तो उसका पूर्ण रूपेण जो है वह साथियों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, और ये होता क्या है तो यह एक जनहित याचिका होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है तथा सामाजिक रूप से वंचित पार्टियों को न्याय को उपलब्धता की प्रदर्शित करती है या न्याय दिलवाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि संसद में धन विधेयकों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा कथन साथियों गलत कह रहा है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि निजी सदस्य द्वारा। तो ये आपका सही है साथियों। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो ये भी आपका राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो जी हाँ साथियों, धन विधेयक है उसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि इसे राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ऐसी शक्ति राज्यसभा को नहीं दी गई है साथियों। राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रखेगी और अगर वह इसे 14 दिनों के अंदर लौटा नहीं देती है तो इसे पारित हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए कि राज्यसभा के पास जो है धन विधेयक खारिज करने की कोई भी शक्ति नहीं होती है और यह जो है धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? तो साथियों, यह संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत की गई है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष करेगा, अगर ऐसा भी नहीं होता है तो राज्यसभा का उपसभापति जो है वह संसद का संचालन करेंगे। साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो साथियों, लोकसभा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, उप प्रधानमंत्री का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970 ने उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासनिक सुधारों के विभाग को रखा जाए, ऐसा कहा था, ऐसा सिफारिश किया था। तो भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन अब तक कुल मिला के 7 बार किया जा चुका है। 7 बार उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन किया जा चुका है। ठीक है, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि कब थे, किस टाइम पीरियड में? तो 1947 से 50 के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है साथियों, और यहाँ बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष है, इसका जिक्र किया गया है, और राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष इसका भी जिक्र किया गया है, जबकि उप प्रधानमंत्री का है कहीं उल्लेख नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो शक्ति उसे प्रदान होती है राष्ट्रपति को कि वह किसी भी संशोधन को, किसी भी विधेयक को वह पुनः विचार हेतु मंत्रिमंडल को वापस भेज देता है। तो यह शक्ति जो है वह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। साथियों, यह जो है यह अधिनियम 1978, ठीक है, राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा वह किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अगर साथियों बात किया जाए 39वें संविधान संशोधन की, तो यह जो है 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष है उनसे संबंधित विवादों को न्यायालय के बाहर रखता है। ठीक है, इनके संबंधित जो भी आपको मुकदमा है वह न्यायालय के बाहर रहता है। न्यायालय में आप इसका मुकदमा राष्ट्रपति के प्रति नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद 39 जो है 39वां संविधान संशोधन इसके तहत बताया गया है। अगर साथियों बात किया जाए 42वां संविधान संशोधन की, तो यह 42वां संविधान संशोधन जो है उसके अंतर्गत संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान एवं आपको राष्ट्र ध्वज है उन सब का आदर करना, सम्मान करना, वह 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो साथियों ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है और ऐसा कहीं चर्चा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके आपको क्या बोलते हैं न्यायाधीश बनने के लिए कोई क्राइटेरिया न्यूनतम आयु के संबंध में दी गई हो। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक बार नियुक्त हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, तो इसके बाद वह अवकाश ग्रहण करता है 65 वर्ष पूरा होने की बाद। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ की बात की जाए तो यह पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है या दिलवाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करते हैं? वह या तो खुद से कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए राष्ट्रपति की, तो भारत का संविधान आर्टिकल 52 जो है यह बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई है। ठीक है, कि क्या करे वो कि किसी भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा या खुद से वह इस शक्ति का प्रयोग करे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो यह क्या प्रतिनिधित्व करता है साथियों? पंचायती राज तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की सहभागिता, सामुदायिक विकास का। तो ये चारों के चारों हो जाएंगे आपके सही, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए पंचायती राज की, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों को विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता एवं सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जा रहा है? यह प्रश्न में कह रहा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। तो साथियों यह लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसका यह जो है पंजीकरण किया गया है। ठीक है, अगर बात किया जाए राजनीतिक दलों के पंजीकरण से, तो यह जो है इस निबंध चुनाव आयोजित करने संबंधी प्रावधान से तो चुनाव कराने की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवार द्वारा वापस लेना आदि ये सारे प्राविधान जो है वह लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत किए गए हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह जो है राज्य मानवाधिकार यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के यानी कि गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत करता है। साथियों मानवाधिकार संरक्षण की अगर बात की जाए तो यह
संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। इसके अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन इन सभी को प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 11। साथियों अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट सही लग रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो पढ़िए ऑप्शन नंबर में साथियों, ऑप्शन नंबर में डी में ये कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था। जी हाँ बिल्कुल, इसने क्या किया था, यह बिना अपील बिना दलील कि यह क्या करता था, बिना अपील बिना दलील के किसी को भी अरेस्ट कर सकता था, बिना कोई आरोप लगाए, बिना कोई वारंट के वो किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यह सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस रॉलेट एक्ट का गठन किया गया था। और बात किया जाए तो इसे काले कानून के नाम से भी जाना गया था। और यह जो है इसी रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। और इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में साथियों जालियांवाला बाग जो है वहाँ पे भीड़ इकट्ठित हुई थी और इसी भीड़ पे जनरल ओडायर के द्वारा गोली चलवा दी गई थी। तो यह घटना जो थी यह 13 अप्रैल 1919 की थी। यह रॉलेट एक्ट के विरोध में ही, और साथ ही साथ जिस रॉलेट एक्ट के कारण डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया था, इसी के विरोध में यह आपको जालियांवाला बाग में प्रदर्शन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो साथियों आत्मीय सभा का स्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं, इसमें कुछ और बात किया जाए, अगर बात किया जाए स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, और वह कहाँ की गई साथियों, तो वह मुंबई में की गई। आप सुनिएगा और नहीं तो नोट करिएगा, ठीक है, सारे के सारे इसमें लिखना संभव नहीं है। साथ ही साथ बात किया जाए स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने अमार सोनार बांग्ला नामक एक राष्ट्रगीत लिखा, जो कि आज वर्तमान में कालांतर में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को सही क्रम में पहचाने या सही क्रम में कीजिए। तो इसमें से कौन सा पहला युद्ध है। तो चलिए साथियों इसको सॉल्व करते हैं क्रम से। अगर साथियों बात किया जाए देवरा युद्ध की, तो यह देवरा युद्ध जो है साथियों यह 1531 में लड़ा गया था। देवरा युद्ध जो है साथियों यह 1531 में लड़ा गया था। और बात किया जाए चौसा युद्ध जो है साथियों, यह चौसा युद्ध जो है वह 1539 में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था, तो यह शेर शाह और यहाँ पे हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और यहाँ पे अगर बात किया जाए साथियों कि कन्नौज, ठीक है, कन्नौज की बात किया जाए साथियों, तो कन्नौज का जो युद्ध है वह 1540 में लड़ा गया था। और साथ ही साथ बात किया जाए सरहिंद का युद्ध, तो वह 1555 में लड़ा गया था। साथियों सरहिंद का युद्ध की बात की जाए तो वह 1555 में लड़ा गया था। तो इस हिसाब से इसका सीक्वेंस क्या होता है, क्रम क्या आता है, तो सबसे पहले 1531 यानी कि देवरा का युद्ध हुआ, यानी कि 1531, उसके बाद 1539 यानी कि चौसा का युद्ध हुआ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में चौसा है देवरा के बाद, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, मालाबार में मुपला विद्रोह 1921 जो हुआ था उसका किसका परिणाम था, यह क्यों हुआ था। तो साथियों यह खिलाफत आंदोलन के कारण हो पाया था। ऐसा क्या हुआ था, तो जानते हैं साथियों कि मुपला विद्रोह 1921 ईस्वी जो कि मालाबार तट आधुनिक वर्तमान में जिसे केरल के नाम से जानते हैं उस जगह पे हुआ था। और खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह जो है मुपला विद्रोह 1921 प्रारंभ हुआ था। बात की जाए साथियों खिलाफत आंदोलन की, तो यह खिलाफत आंदोलन जो है वह 1919 से साथियों ध्यान देंगे 1919 से 22 तक चला था।
इसी के परिणाम स्वरूप 1921 में मोपला विद्रोह किया गया था। ठीक है साथियों, और यह जो खिलाफत आंदोलन है वह किसके द्वारा किया गया था? तो अली बंधुओं के द्वारा। वह कौन अली बंधु थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके द्वारा यह खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली साथियों, ठीक है, शौकत अली, इन दोनों भाइयों के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, यानी कि हमारी पहुंच के निकट है और हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। यह जो शब्दांश है, यह जो वाक्यांश है दोस्तों, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था साथियों। और यह कब कहा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो यह जो है द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वह रहमतुल्लाह सैनी हुआ करते थे। साथियों बात किया जाए रहमतुल्लाह सैनी की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब किया था इन्होंने? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यह रहमतुल्लाह सैनी ने। बात किया जाए, ये तो द्वितीय मुस्लिम थे। बात किया जाए प्रथम मुस्लिम की, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं साथियों? तो वह जो है मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, और बात किया जाए मेहरगढ़ की, तो वह बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल है। ठीक है, वहाँ पे यह मेहरगढ़ पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था साथियों? तो यह जो है कनिष्क, ठीक है, जो कि कुषाण वंश का शासक था, उसके समय जो महायान संप्रदाय थे उन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में माना था। और हीनयान जो है दो समुदाय बढ़ गए थे ना, एक हीनयान और एक महायान। तो महायान संप्रदाय के द्वारा इन्हें देवता के रूप में जाना गया। चलिए इनके संबंध में कुछ बात करते हैं। तो यह कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संघि थी, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में संपन्न हुआ। वहाँ पे दो भागों में ये बट गया था। ठीक है, जो कि एक हीनयान था और एक महायान था। ठीक है, जो महायान संप्रदाय को मानते थे वह गौतम बुद्ध को देवता माना और उनकी पूजा अर्चना करने लगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो साथियों 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। और साथ ही साथ इनकी पुत्री जो कि हेलेना थी, उससे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा दी थी। चलिए कुछ और बातें जानते हैं इनके बारे में। यह मौर्य वंश के संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। साथ ही साथ संघर्ष के बाद हुई संधि के शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कांधार, काबुल एवं मकरान के प्रदेश या क्षेत्र प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप प्रदान किए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत यानी कि चांदी के सिक्के की बात किया जा रहा है साथियों। यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। तो यह रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको गुप्त काल में रूपयक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था या उकरवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को
मनसद ए अली, ठीक है, मनसद ए अली के नाम से संबोधित करता था। ऐसा वह उनको उनके सम्मान में किया करता था। तो यह जो था बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी जो था वह अपने सरदार या अमीरों को के सम्मान में उन्हें मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था। साथ ही बात किया जाए बहलोल लोदी की, तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक हुआ करता था। अब बहलोल लोदी ने अपने सरदार का बड़ा सम्मान किया और इसी के लिए उन्होंने मसनद ए अली कहकर उन्हें संबोधित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों के कालानुक्रम को सजाएं। सबसे पहले क्या किया, ऐसा सीक्वेंस आपको बताना है। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले दोआब कर में वृद्धि की, यानी कि 2 से इसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद यह दोआब कर में वृद्धि की बात की जाए साथियों, तो यह किया था 1325 में, ठीक है, 1325 में दोआब में वृद्धि किया था। उसके बाद 1326 ईस्वी में क्या किया था, इसने अपना राजधानी परिवर्तित कर लिया था। साथियों, 1326 में इसने अपनी राजधानी को बदल दिया था। उसके बाद 1329 में उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। 1329 में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। साथ ही साथ 1337 से 38 ईस्वी के दौरान इसने कराची अभियान किया था। 1337 से 38 के दौरान साथियों, तो आपका क्रम क्या बनेगा, सबसे पहले 1325 यानी कि ऑप्शन नंबर 2, फिर उसके बाद 1326 यानी कि ऑप्शन नंबर 3, फिर उसके बाद 1329 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और फिर इसके बाद 4, यानी कि 2, 3, 1, 4 यह क्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था। तो यह जो था केंद्रीय बजट 2021 से 22, जो कि भारत का पहला पेपरलेस बजट था, ठीक है। इसे 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पब्लिश किया गया था। पब्लिश तो नहीं करेंगे, पब्लिश तो पेपर को किया जाता था, सीतारमण के द्वारा यह बजट पेश किया गया था साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 24 की तरफ। पोंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। यह एक नृत्य है सर, यह एक डांस है जो कि किस राज्य का है, तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का यह नृत्य है जिसे पोंग और तापू के नाम से जानते हैं। यह किस जनजाति के द्वारा इस डांस को अपनाया जाता है या नृत्य किया जाता है, तो यह जो है आदि जनजाति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है, तो साथियों हिमनद जो है, हिमनद वह जल प्रदूषक नहीं है साथियों। बात किया जाए हिमनद की, तो यह एक ताज़े पानी का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें फिर से बोल रहा है साथियों नहीं सुमेलित है। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस को। बात किया जाए सानिया रिचर्ड्स की, तो वह एक हॉकी खिलाड़ी हैं। पॉल बोगला की, तो वह एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और बात किया जाए साथियों यह पामेला जिलोमी की, तो यह जो है वह भारोत्तोलक नहीं है, बल्कि साथियों यह धाविका है, ठीक है, यह धावक हैं साथियों, ठीक है, जो 800 मीटर विशेषता रखती हैं, ठीक है, धाविका कहिए या धावक कहिए, ठीक है। यह 800 मीटर की क्या करती हैं, विशेषता रहती है। 800 विशेष रनर अप जो सीरीज होता होगा उसमें ये दौड़ती हैं कैटेगरी में। और वह पहली केन्याई महिला है जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, और वह स्वर्ण पदक 2008 में इनके द्वारा जीता गया है। और यह कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, यह जो है यह इनकी बात किया जाए तो यह केन्या की रहने वाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है। तो यह जो है डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा शुरू किया गया है मानव विकास की अवधारणा का सिद्धांत, ठीक है। अगला जो है इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जान लेते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया साथियों। अगर बात किया जाए पहले मानव विकास सूचकांक की, तो इसे 1990 में जारी किया गया था, ठीक है। और यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया था अथवा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व में क्या नाम से जानते थे? तो साथियों गैट के नाम से जानते थे। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड साथियों। ठीक है, इस गैट के स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में लाया गया। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सिलिकॉन वैली जो है, सिलिकॉन वैली वह कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो है वह सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है साथियों। सैन फ्रांसिस्को जो है वह सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर बात किया जाए तो यह दुनिया की प्रमुख आईटीज कंपनीज है। अगला प्रश्न है साथियों, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविकी घटकों में शामिल है। इसमें से पारिस्थितिकी तंत्र के कौन जैविक घटक हैं? ठीक है, उसमें शामिल है। तो साथियों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं। बात किया जाए अगला प्रश्न संख्या 31 की, तो 31 नंबर में पूछा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी साथियों। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जो कि है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अगर बात किया जाए तो इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। यहाँ BOD का तात्पर्य है साथियों, हिंदी में तो दे रखा है जैविक ऑक्सीजन डिमांड, जिसको इसका फुल फॉर्म BOD का पूछा जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। तो यह जो है ये किस लिए यूज किया जाता है? जलीय वातावरण के लिए। ठीक है ना, इसके ये BOD जो होता है एक प्रकार का प्रदूषण है जलीय वातावरण का। ठीक है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में क्या होते हैं कि घुलनशील हो जाते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी ना, तो घट जाएगी तो यह क्या होगा, BOD वहाँ पे अधिक हो जाएगा और जल संक्रमित हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था साथियों? तो विकसित युवा विकसित भारत। ये ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात किया जाए युवा दिवस की तो यह प्रत्येक दिवस प्रत्येक साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में इसके विषय में विकसित युवा विकसित भारत था। इसका विषय जो 2023 का था वह था विकसित युवा और विकसित भारत था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को साथियों। 12 अगस्त को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया है। यह वाणी जयराम किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध जो है साथियों वह संगीत से था। वाणी जयराम जिनका संबंध संगीत से था, वह जो थे एक पार्श्व गायिका थी। यह एक महिला थी, एक पार्श्व गायिका थी और इनका निधन जो है इनकी मृत्यु 2023 में हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान किया गया, यानी प्रथम स्थान का पुरस्कार दिया गया 74वां गणतंत्र दिवस में? तो साथियों यह पुरस्कार उत्तराखंड को प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ झांकी का। अगर बात किया जाए कि दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। सेकेंड स्थान पर कौन रहा था साथियों? सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पर रहा था और तीसरे स्थान पर यूपी रहा था। थर्ड नंबर पर यूपी रहा था साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो साथियों इसमें द कश्मीर फाइल है, जिसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो साथियों नए उप प्रमुख के रूप में अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख जो है वह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना दिवस की बात की जाए तो इसे 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना दिवस को 15 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो साथियों ये जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिकल सर्वे जो आया है उसमें 2023 के अनुसार केरल जो है वह नारियल के उत्पादन करने में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पे बात की जाए तो दूसरे स्थान पर साथियों दूसरे स्थान पे जो है वह कर्नाटका रहा है। कर्नाटका साथियों कर्नाटक का जो है कर्नाटक साथियों यह दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरे स्थान की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर साथियों तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो कुल मिला के जो है 17, ठीक है 17 जो है 17 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों ने यह 33% भूभाग जो कि लक्ष्य रखा गया है पारिस्थितिकी संतुलन को मेंटेन करने के लिए, तो यह कुल मिला के ऐसा करने वाला कुल मिला के 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40, पहली बार बीसीसीआई के द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? भाग लेंगी नहीं सर, कुल मिला के 5 टीमें इसमें भाग ली हैं। और बात किया जाए इस टूर्नामेंट में विजेता तो मुंबई इंडियंस जो है वह विजेता रही थी साथियों, मुंबई इंडियंस विजेता रही थी। और दिल्ली कैपिटल्स जो है साथियों दिल्ली कैपिटल्स वह उप विजेता रही थी। अगर बात किया जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की तो वेस्ट इंडीज़ की ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा कि यह विजेता जो है मुंबई इंडियंस उसकी कप्तान कौन है, तो उसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। अगर साथ ही साथ आपसे ये प्रश्न पूछ दे साथियों कि वीमेंस प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, तो वह है स्मृति मंदाना, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा उन्हें 3.40 करोड़ में खरीदा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या 41 की तरफ। 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना जो है भारत सरकार की वो युवा 2.0 है। ठीक है 2.0 ऐसा किस लिए किया गया है? यह युवा 2.0 किस लिए लाया गया था? तो जो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा है जो कि यंगस्टर हैं उन लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से यह शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है। ठीक है, यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ऋषि सुनक जो कि वैसे तो इंग्लैंड में पैदा हुए थे लेकिन उनके माता पिता जो थे उनका संबंध पंजाब से हुआ करता है। ठीक है, उनका जन्म जो है ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन पिता जो है उनके पूर्वज जो है वह पंजाब राज्य से संबंधित है। इन्होंने 25 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो साथियों यह श्रीलंका में भी किया जाएगा, साथ साथ भारत में भी किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर साथ ही बात किया जाए कि यह 2024 में कब कहाँ आयोजित किया जाएगा, 2024 की साथियों बात किया जाए तो वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज, ठीक है साथियों, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44,
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? तो यह जो सुधीर लाट है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है, यानी कि भारोत्तोलन से है। साथियों, बात की जाए राष्ट्रमंडल खेल की, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन वह जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। इसमें भारत का स्थान चौथा रहा था साथियों, और भारत ने कुल इसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 30 कांस्य पदक जीते हैं। 22 भारत ने क्या जीता है साथियों? गोल्ड जीता है। और बात किया जाए रजत की, तो कुल 16 जो है सिल्वर मेडल जीता है और 23 साथियों वह ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो यह जो डाटा यानी कि बजट 2023 प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार जीडीपी जो है वह घाटा कितना है? कुल 2.3% है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में है कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपॉइंट किया गया है, मनोनीत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो यह जो है जिसके तहत यह जो 12 फरवरी 2023 को एक विज्ञप्ति जारी हुई उसके अनुसार 4 राज्यों में राज्यपाल को चेंज कर दिया गया, नियुक्त किया गया, जिसके तहत सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद को अपॉइंट किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ इन्हें सद्भावना दूत भी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ है, इसका आयोजन किया गया था। तो साथियों, इसका आयोजन हायाकुड़ी में किया गया था। इसमें भारतीय दल का नेतृत्व महिला स्क्वाड लीडर अवनी चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि महोत्सव शुरू किया गया था। तो यह आदि महोत्सव की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह आयोजन है साथियों वह 12 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम में यह आदि महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन प्रतिवर्ष जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह T20 के संदर्भ में यह जो है सिक्सर किंग कहिए या मिस्टर न्यू 360 डिग्री सूर्य कुमार को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर और बात किया जाए बाबर आजम की, तो बाबर आजम को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों, ये जो है श्रीनिवास वर्धन जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है, उनका संबंध विज्ञान के क्षेत्र से है। कुल 2023 में कुल मिला के 6 नागरिकों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीनिवास वर्धन का संबंध भी है। वह क्या है? वह विज्ञान से संबंध है, वह एक इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इनका एक संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। प्रश्न नंबर 52 में कह रहा है 52 में कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो उन्हें कुल मिला के 7 बार लोकसभा में वो लोकसभा के लिए चयनित हुए थे और 3 बार वह राज्यसभा हेतु चुने गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो इसने कुल 51 दिनों की यात्रा पूरी की है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया था। इस क्रूज ने लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में की थी। तो इसने कितना यात्रा कवर किया है साथियों? 3200 किलोमीटर की यात्रा कुल मिला के 51 दिनों में कवर किया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो ऐसा समझौता दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का किया गया है।
इसके अंतर्गत 7 नर और 5 7 जो है नर यानी कि मेल और यहाँ पे 5 फीमेल यानी कि 7 नर और 5 मादा चीते को भारत लाया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को जो है सुधा मूर्ति के द्वारा, ठीक है, सुधा मूर्ति है उनके द्वारा लिखा गया है। सुधा मूर्ति जो है उन्होंने एवं हैप्पी प्लेस पुस्तक लेखक एमिली हैंडी है। तो यह पुस्तक जो है सुधा मूर्ति के द्वारा द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। तो समर्पण दिवस को 11 फरवरी को मनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन इस दिन पड़ता है और उन्हीं के सम्मान में यह प्रतिवर्ष समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश के नया राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि वर्तमान बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वह शेख हसीना है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ताकि और करेंसी की बात किया जाए साथियों, तो वहाँ पे टाका चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में की गई थी। यह जो है दक्षिण गंगोत्री एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजातीय राज्य दिया हुआ है, ठीक है, और ये जनजातीय राज्य के जो जनजाति लोग हैं वह किस राज्य से सीमित है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनजाति है साथियों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे लिम्बू है। लिम्बू जो साथियों लिम्बू सिक्किम की जनजाति है, ठीक है। और बात किया जाए साथियों कार्बी की, तो कार्बी हिमाचल प्रदेश की जनजाति नहीं है बल्कि कार्बी असम की जनजाति है साथियों। कार्बी जो है वो असम की जनजाति है और डोंगरिया जो है वह उड़ीसा की जनजाति है। इस प्रकार से साथियों इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील की अगर बात किया जाए एक देश के अंदर स्थित, वह है मिशिगन साथियों, ठीक है। यह मिशिगन झील की बात की जाए तो मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है और इस झील का क्षेत्रफल साथियों 58,000 वर्ग किलोमीटर है साथियों, 58,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर साथियों इसका क्षेत्रफल हुआ है और यह एक देश में स्थित सबसे बड़ी झील है। प्रश्न संख्या 61। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो साथियों वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 0.01% है। और बात किया जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो साथियों नाइट्रोजन जो कि 78% पाया गया है और सबसे कम की बात की जाए तो यह जो है हाइड्रोजन जो 0.01% पाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, यानी कि वह ठंडी जलधारा है? तो यह जो है पेरुविया, ठीक है, पेरुवियन जो है पेरुवियन वह एक गर्म जलधारा नहीं है बल्कि यह एक ठंडी जलधारा है साथियों। साथ ही बात किया जाए एल नीनो और सिसीमा की, तो यह एक गर्म जलधारा है, ठीक है। और बात किया जाए साथियों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसकी आकृति जो है वह त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है जिसका प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख कारण साथियों क्या है? स्थल तथा समूहों का विभेदितापन। फिर से समझेंगे कि क्या कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित करता है जिसका प्रमुख कारण है। ऐसा क्या कारण है साथियों? तो यह जो है स्थल तथा समूह में विभेदितापन जो होता है टेम्परेचर, उसके कारण ऐसा संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह मेघालय में स्थित है, ठीक है। और इसे 2009 में यूनेस्को सूची में विश्व विरासत सूची में 2009 में इसे स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा डेल्टा
कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। तो साथियों वह एक कोरोमंडल तट है जो कि केप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। इसका विस्तार की बात किया जाए तो इसका विस्तार आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है। किसका साथियों? कोरोमंडल तट का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है साथियों? तो वह सापेक्षिक घनत्व है जिसकी कोई इकाई नहीं होती, जबकि घनत्व, विस्थापन और दाब का आपका इकाई होती है, इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्लोमीटर का उपयोग होता है? तो इस यंत्र का उपयोग क्या चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो साथियों पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस जो है वो जो है सरफेस कंप्रेसर को, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 68 नंबर। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? तो साथियों जब वृत्ताकार पथ में घुमाई जा रही हो तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर। प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से गलत कौन सा है साथियों? तो यह ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये भी साथियों आपका सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया गया है, ठीक है, और रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में बदल जाती है या हो जाती है, ये आपका सत्य नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ऐसा कब होगा जब वह सबसे कम भार दिखाएगी? तो साथियों जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह निमज्जित हो, यानी कि डूबी हुई हो साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है साथियों कि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, ठीक है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? तो यह होती है साथी अनुदैर्घ्य तरंगे। यह अपोजिट दिशा में लगती है विस्फोट के बाद, इसीलिए यह अनुदैर्घ्य तरंगे करती है। अगर साथ होती तो अनुप्रस्थ तरंगे होती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 नंबर। प्रश्न में पूछा गया है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है साथियों? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह जो है साथियों हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो कि केवल और केवल एक प्रोटॉन का बना हुआ होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन का बना होता है। जानिए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। ये बता रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा आप जानते भी होंगे, और साथ ही साथ प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है? चारों ओर नाभिक के चक्कर लगाने का। और हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। तो सर प्रश्न ये कह रहा था कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल और केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 नंबर। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक गुण नहीं है? तो यह जो है साथियों उच्च गलनांक और क्वंथनांक जो है वह सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं होता है, ठीक है। और इनके गुण क्या होते हैं? तो निम्न गलनांक और क्वंथनांक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का साथियों प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो प्रथम धात्विक तत्व की बात की जाए तो साथियों वह लिथियम है, ठीक है। लिथियम प्रथम धात्विक तत्व है साथियों। और इसकी परमाणु संख्या की बात की जाए तो इसकी परमाणु संख्या साथियों 2 है, ठीक है। और जबकि हाइड्रोजन की बात किया जाए तो यह अधात्विक तत्व है, ठीक है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या साथियों 1 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 नंबर। प्रश्न में कह रहा है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है?
तो साथियों इसमें आयनन ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हेतु करने के लिए आयन ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है प्रति अम्ल के संघटक के रूप में। सोडियम कार्बोनेट की बात किया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। यह एक क्षारीय यौगिक है और इसका उपयोग प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ त्वचा रोगों की दवा बनाने में भी और अग्निशामक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 यानी कि 79 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। तो उस दौरान साथियों ब्रोमीन गैस का निर्माण होता है। यह हाइड्रोजन समूह का सदस्य है और ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो साथियों इसे संक्षारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह साथियों इथोलॉजी है। इथोलॉजी क्या है? यह पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को इथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। साथियों नाभिक जो है उसे कोशिका के मास्टर के रूप में जाना जाता है और नाभिक क्या करता है कि नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंटिंग के लिए अवयव अपने पास संरक्षित रखता है, समाहित रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। साथियों तो वह जो है आपको ऑप्शन नंबर डी है जो कि एस्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है, यह एस्क्लेरेनकाइमा जो है अस्थायी ऊतक एवं पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो यह जो केसिन है वह दूध का प्रोटीन होता है और यह एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 नंबर में कह रहा है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो साथियों उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। एक ही जैसा अंग है ना, एक ही जैसा रूप है तो उसे समरूप अंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए तो उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। तो साथियों फीता कृमि अथवा गोल कृमि जो है साथियों वह एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। साथियों इसके खून का रंग जो है वह नीला होता है। ठीक है, वह नीला होता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक जो है वह हीमोसाइनिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो साथियों यह हृदय वो होता है जहाँ पे यह एंजियोप्लास्टी की जाती है। ठीक है, एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोल दिया जाता है ताकि वो फ्लो में रहे और डॉक्टर अक्सर जब दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जो होता है जैसी समस्याओं में यह एंजियोप्लास्टी का सहारा ही लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है। तो साथियों पीयूष ग्रंथि जो है वह मनुष्य में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, यह वृद्धि हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 में प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है। तो
तो साथियों जो व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है वो व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। साथियों तो तंबाकू में जो है वह निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन क्या होता है, तो यह जो है इसके पत्तियों में से प्राप्त किया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन जो है बेंजापायरिन, तार आदि एल्कोलाइड होते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है। तो साथियों लघु उद्योग की समस्या है ये जैसे पूंजी का अभाव होता है, विपणन जानकारी का अभाव है और कच्चे माल का अभाव है। ये चारों के चारों यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सैनवेट का संबंध है। तो साथियों सैनवेट जो है एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ठीक है, वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 में पूछा गया है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था। तो साथियों इसकी शुरुआत कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत में 1862 में की गई थी। प्रश्न संख्या 95 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो साथियों साख सृजन करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मैथ के प्रश्न दे रखे हैं और टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है और लाइट का भी इशू है, फिर भी आपको मैं जल्दी बता देता हूँ, एक आध दो प्रश्न जल्दी बता देता हूँ। होता क्या है साथियों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, यानी कि क्रमिक है तो 21 बीच का है। उससे पहले क्या होगा साथियों 19 होगा, उससे पहले क्या होगा 17 होगा और इसके बाद क्या होगा 23 होगा और उसके बाद होगा 25। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, सबसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 17 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए था, यानी कि 36%। किसका, एक्स का साथियों 36%। ठीक है, और उसे अगर 36% प्राप्त करने थे और उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि एक्स का साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक्स का वह क्या किया था साथियों, एक्स का 24% उसे प्राप्त हुआ और 9 अंकों से फेल कर दिया। तो अगर 9 अंक इसे दे देंगे तो क्या होगा, वो 36% यानी कि पास मार्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 9 इधर ही रहने देंगे साथियों, 9 यहीं पे रहेगा, उधर 36x माइनस 100 और ये जाकर उधर माइनस में हो जाएगा 24x/100। ठीक है साथियों, तो ये 100 का एलसीएम जो है 100 हो जाएगा, 100 का एलसीएम साथियों 100 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। 100 का एलसीएम साथियों 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा और 36 माइनस 24 एक्स है। ठीक है साथियों, एक्स है वो 9 के बराबर है, 9 के बराबर है, 9 गुने 100। ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, 3 जाना है, 3 4 जा 12, 4 25 वार्ड में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अधिकतम जो पूछा जा रहा है साथियों, अधिकतम जो आपसे पूछा जा रहा है, देखेंगे पूछा जा रहा है कि इसमें अधिकतम, ठीक है, अधिकतम जो है परीक्षा का पूर्णांक क्या है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, देखिए साथियों कुछ परेशानी के कारण मैं मैथ के प्रश्नों को नहीं कर पाऊंगा, 2 ही प्रश्न हैं तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये नेक्स्ट आपको जो वीडियो जब सेट 3 का अपलोड करूँगा तो उसमें मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद साथियों। अगर यह चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार इस चैनल को ज्वाइन किए हैं तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।